नमस्कार, वंदे भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। देश पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहा है। सरकार, विपक्ष और डॉक्टर सब सड़क पर हैं। और इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले अस्पताल में हुए तोड़फोड़ को लेकर भी सख्त टिप्पणी की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि घटना राज्य मशीनरी की पूरी तरह से नाकामी का सबूत है। वहीं 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे और इसका ऐलान आज चुनाव आयोग की तरफ से किया गया। चुनाव में कौन जीतेगा, जन्नत का सरदार कौन होगा, ये 4 अक्टूबर को नतीजों के साथ मालूम चलेगा। लेकिन समीकरण और पिछले चुनाव से जुड़े आंकड़े आपके सामने हम पेश करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक्स से लौटे खिलाड़ियों से मुलाकात की। पीएम ने सभी खिलाड़ियों को अपने निवास पर आमंत्रित किया था और बातचीत के दौरान पीएम ने सभी के खेल प्रदर्शन की सराहना की। लेकिन बात सबसे पहले कोलकाता में जिस तरह से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये मामला धीरे धीरे और तूल पकड़ता जा रहा है। जिस निर्ममता के साथ महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या हुई, इस पूरी घटना ने कोलकाता के साथ पूरे हिंदुस्तान को स्तब्ध कर दिया है, चौंका दिया है। इस घटना को लेकर बंगाल से लेकर दिल्ली तक आक्रोश है। इंसाफ की मांग को लेकर देश भर के डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। वहीं 2 दिन पहले हजारों उपद्रवियों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर धावा बोल दिया था, जमकर तोड़फोड़ की थी। इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम की अगुवाई वाली पीठ ने सुमोटो लिया। स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा, क्या ये समझिए ध्यान से, कहा तोड़फोड़ का मामला राज्य मशीनरी की पूर्ण नाकामी का सबूत है। ऐसी घटनाएं हेल्थ प्रोफेशनल्स के बीच डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा करती हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि बेहतर होगा कि अस्पताल को बंद ही कर दिया जाए, मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दीजिए। अगर 7000 लोग इकट्ठा हुए तो ये प्रशासन की 100% नाकामी है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। हाईकोर्ट ने सवाल पूछा कि उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी। अस्पताल में तोड़फोड़ को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सवाल पूछा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कि डॉक्टर बिना डरे काम कैसे करेंगे। तमाम सख्त सवाल जिससे राज्य सरकार, राज्य मशीनरी, प्रशासन सब सवालों में। हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की घटना ने सभी को 2 दिन पहले हिलाकर रख दिया था। हर कोई परेशान है। इस घटना को लेकर केंद्र सरकार भी सख्त हो गई है। बाकायदा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा निर्देश जारी किया गया है। क्या है ये निर्देश? डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने अब सख्ती बरती है। किसी भी तरह का हमला किसी भी मेडिकल स्टाफ पर हो तो 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। एफआईआर दर्ज नहीं होने पर संस्थान के प्रमुख जिम्मेदार होंगे। कोई भी इस तरह की घटना होती है, संस्थान के प्रमुख जो हैं वो पुलिस को रिपोर्ट करेंगे 6 घंटे के भीतर। इस मामले में लापरवाही का जिक्र था। ये भी कहा गया कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। जो मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन से जुड़े लोग थे उन्होंने अपनी जवाबदेही सही से नहीं निभाई, ये कहा जा रहा था। इसी वजह से सरकार अब सख्त हो गई। लेकिन हर कोई इस भयावह घटना के बारे में बात कर रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक इसकी चर्चा चल रही है। पीड़िता को इंसाफ कैसे मिले, इसके लिए हर जगह हड़ताल, जुलूस और प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। इसकी तस्वीरें आ रही हैं। सीबीआई भी एक्शन में है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई तेजी से जांच कर रही है और सीबीआई की टीम कल पीड़ित के परिजनों से भी मुलाकात करने पहुंची। उसके बाद कुछ डॉक्टर्स पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। अब तक सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है समझिए। सीबीआई की टीम आरजीकर अस्पताल पहुंची थी, जांच शुरू की। सीबीआई के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौजूद थी। एफएसएल की टीम पहुंची अस्पताल। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को हिरासत में लिया। इनसे पूछताछ की गई पूर्व प्रिंसिपल से। सीबीआई ने 4 छात्रों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है, उनसे भी सवाल जवाब किए हैं। ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस बर्बर हत्याकांड पर हंगामा भी थमता नजर नहीं आ रहा। इस घटना के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए भी हड़ताल पर चला गया है, हड़ताल का आह्वान कर दिया है। आईएमए के डॉक्टर शनिवार को हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल 24 घंटे के लिए होगी। हड़ताल के दौरान ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चलेंगी। आईएमए ये विश्व का सबसे बड़ा मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टरों का संगठन है
हमारी 1800 ब्रांचें हैं, तो सभी ब्रांचों में कल पूरी स्ट्राइक लगी। जो आईएमए के मेंबर कॉरपोरेट में हैं, गवर्नमेंट में हैं, सभी लोग हमारी ओपीडी का, सिलेक्टिव सर्जरी का बहिष्कार करेंगे। सिर्फ इमरजेंसी देखेंगे। इमरजेंसी और कैजुअलिटी में हम मानवता के नाते उनकी सेवा करेंगे, बाकी सब सर्विसेज बंद रहेगी। ऐसे में अस्पताल आने वाले मरीजों की मुश्किलें बढ़ेंगी ही, ये तय है। अस्पताल में पहले से तय ऑपरेशन टाले जाने की बात कही जा रही है, इसकी संभावना भी है। कोलकाता में बुधवार रात आरजीकर अस्पताल में हुई हिंसा और इसके बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन फोडा ने भी अपनी राष्ट्रव्यापी हड़ताल फिर से शुरू करने का फैसला ले लिया है। दरिंदगी को लेकर विपक्ष हमलावर भी है। बीजेपी सड़क पर उतरी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए सरकार पर हमला बोल रही है। कांग्रेस ने भी सवाल उठाए, लेकिन बीजेपी वर्कर्स ने सूबे की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में बीजेपी नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और पुलिस ने ऐसे कई नेताओं को हिरासत में भी लिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। ममता बनर्जी जी के बयान के जवाब में सिर्फ इतना कहूंगा कि इसमें उनकी वोट बैंक की सियासत है, क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में उनके जो मुख्य रणनीतिकार थे, जो ऑफिशियली उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे, उनका बयान था कि हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है। अब सारे प्रबुद्ध लोग समझते हैं कि 30% से गिनती शुरू होने का मतलब क्या है, और बस उसी से इस बयान का अर्थ स्वयं निकाला जा सकता है कि किसके प्रति नफरत और किसके प्रति मोहब्बत उनके दिल में है। ममता बनर्जी साइलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं। क्लियर पिक्चर। आज हम लोग जो प्रतिबाद कर रहे हैं, ममता बनर्जी बोल रहे हैं हम भी चाहते हैं कि फांसी हो, लेकिन एक्चुअली वो चाहते नहीं है। वहीं बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में कोलकाता में एक रैली निकाली गई। ममता बनर्जी खुद सड़क पर आ गई और उन्होंने मांग की कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ अत्याचार के खिलाफ टीएमसी की रैली थी। तृणमूल कांग्रेस की रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा महुआ मोइत्रा, सयानी घोष, रचना बनर्जी, शताब्दी रॉय समेत कई नेता मौजूद थे। ज्यादातर महिला नेता भी मंच पर नजर आए, जो तस्वीरों में भी आपके सामने है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। ममता बनर्जी ने दावा कर दिया है और कहा कि हम चाहते हैं कि दोषियों को फांसी की सजा हो। बंगाल की सड़क पर अब रैली पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। सरकार सड़क पर है, विपक्ष सड़क पर है, डॉक्टर भी सड़क पर है। विरोध प्रदर्शन में सभी दल जुट गए हैं। प्रदेश सरकार घिरी हुई है आरोपों से और आज कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल सरकार को निशाने पर लिया। तीखे सवाल अधीर रंजन ने पूछे हैं। सारे हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके की तोड़फोड़ की गई, मुझे लगता है ये एक सुनियोजित तरीके से पुलिस की उपस्थिति और पुलिस की मदद से किए गए होंगे। मकसद ये था, कहीं अगर कोई सबूत रह जाए जिसमें जांच पड़ताल में तफ्तीश में कोई सुविधा हो सकती, ये सारे सबूतों की, सारे सुरागों की नामो निशान मिटा दिया जाए। उपद्रव तोड़फोड़ के बाद कोलकाता पुलिस सवालिया निशान में है। डॉक्टर से लेकर कोर्ट सब सवाल पूछ रहे हैं कि अस्पताल में तोड़फोड़ कैसे हो, कैसे हजारों उपद्रवी यहां पहुंच गए। अस्पताल में 14 अगस्त की रात तोड़फोड़ करने वाले लोगों की पहचान कर पुलिस गिरफ्तार तो कर रही है, लेकिन हुआ क्यों उसका जवाब नहीं दे पा रही है। फिलहाल मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। इनकी संख्या बढ़कर 24 हो गई है अब तक की जो कुल गिरफ्तारियां हुई है। और अब बात चुनावों की। जम्मू कश्मीर में जिस तारीख का इंतजार काफी दिनों, काफी महीनों और यूं कह लें कि वर्षों से हो रहा था, वो तारीख अब आखिरकार आ गई है। चुनाव आयोग ने बिगुल बजा दिया है लोकतंत्र के माह पर, यानी विधानसभा चुनाव का। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जम्मू कश्मीर के साथ चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के लिए भी ऐलान कर दिया है। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। 3 चरण में जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और हरियाणा में एक ही फेज में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर हरियाणा दोनों जगह 90-90 सीटों पर वोटिंग होनी है। जम्मू कश्मीर में 3 फेज, हरियाणा में 1 फेज। देश की सबसे बड़ी अदालत ने जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक चुनाव की बात कही थी और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तारीखों का ऐलान कर दिया है। पहला चरण होगा शुरू
18 सितंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी। सेकेंड फेज दूसरे चरण की वोटिंग होगी 25 सितंबर को। श्रीनगर में भी इसी दिन राजधानी में भी वोटिंग है। और तीसरा चरण 1 अक्टूबर को होगा जम्मू कश्मीर का। 4 अक्टूबर को नतीजे सामने आ जाएंगे कि आखिर अगली सरकार जम्मू कश्मीर में किसकी है। Elections in J&K will be held in 3 phases. Date of poll will be 18th of September and it's a Wednesday. Poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September and every voting finishing on 1st of October. So, counting would be on 4th of October. Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. तो जम्मू कश्मीर में ये चुनाव अनुच्छेद 370 निष्क्रिय होने के बाद पहली बार होंगे। बदले हालात में यहां पहली बार इस तरह विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले 2014 में यानी 10 साल पहले विधानसभा चुनाव हुए थे। अब एक दशक बाद फिर से जम्मू कश्मीर के लोग विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ऐसे में चुनाव काफी खास है। किन मायनों में खास है, क्या बदलाव आए हैं, ये भी समझिए। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का विभाजन भी हुआ। 370 निष्क्रिय होने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ज्यादा पावर है, एलजी के पास ज्यादा पावर्स हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 हिस्सों में बंट चुके हैं। परिसीमन हुआ डिलिमिटेशन के बाद। ये पहला चुनाव है। पहले 87 सीटें थी, अब 90 सीटें हो चुकी हैं। संख्या में भी सीटों के इजाफा हुआ है। और परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर की सीटों में बड़ा बदलाव हुआ। पहले परिसीमन के क्या था, डिलिमिटेशन के बाद अब क्या हो गया है, ये भी समझिए। दरअसल परिसीमन से पहले कुल 111 सीटें थी, अब सीटों की संख्या बढ़कर 114 हो गई है। कश्मीर रीजन में पहले 46 सीटें थी, अब हो गई है सीटें 47। जम्मू रीजन में 37 सीटें थी। सबसे बड़ा बदलाव यहां हुआ। जम्मू में 37 सीटें थी, अब जम्मू में 43 सीटें हैं। लद्दाख क्षेत्र में पहले 4 सीटें थी, अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी घोषित हो चुका है। और रिजर्वेशन भी इस बार है। SC/ST सीटों की संख्या 16 थी, इस बार भी 16 है, लेकिन कुछ सीटों में बदलाव हुआ है। POK के लिए 24 सीटें पहले भी रिजर्व थी, अभी भी इसकी संख्या यही है। लेकिन एक बड़ा बदलाव क्या होगा, अब तक जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था। देश के किसी भी राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के पास विशेषाधिकार था। वहां के विधायकों का, मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल एक तरह से 6 साल का था। लेकिन इस बार चुनाव जो हो रहा है वो 5 साल के लिए होगा। बाकी राज्यों की तरह अब जम्मू कश्मीर भी उसी कैटेगरी में आ चुका है एक तरह से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री की। ओलंपियन से जो खास बातचीत हुई है। पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन मिला जुला रहा। भारत ने इन खेलों में एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 6 मेडल जीते। देश लौटने के बाद एथलीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इन तमाम एथलीट्स को दरअसल 15 अगस्त के खास समारोह में भी निमंत्रण दिया गया था। तो उसके बाद सभी एथलीट्स प्रधानमंत्री आवास पहुंचे पीएम के निमंत्रण पर। पीएम ने इन तमाम एथलीट्स से, खिलाड़ियों से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम से भी बातचीत की, उनकी तारीफ की। साथ ही पीएम ने संन्यास ले चुके भारतीय गोलकीपर PR श्रीजेश से सवाल जवाब किए। पीएम ने श्रीजेश से पूछा कि आपने रिटायर होने का मन पहले ही बना लिया था या फिर रिजल्ट के बाद यानी मेडल के बाद बनाया। श्रीजेश, आपने ये रिटायर्ड होने का निर्णय पहले कर लिया था मन में कि क्या था? 20 साल से अपना देश के लिए खेल रहा हूँ, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म से रिटायरमेंट लेना है, इसलिए तो एक अच्छा डिसीजन। लेकिन मैं बताता हूँ, ये टीम आपको तो मिस करेगी ही करेगी लेकिन टीम ने आपकी विदाई शानदार की। ऐसा ये टीम को बधाई है। तो श्रीजेश के लिए भी बहुत बड़ा मौका था। 2004 में पहला इंटरनेशनल मैच और 2004 से लेकर 2024 तक उन्होंने भारतीय हॉकी टीम के लिए गोलकीपिंग की, गोल पोस्ट संभाल कर रखा। और 2 लगातार ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भी उनको एक अच्छी विदाई दी है। मैं इस दौरान पीएम मोदी ने हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, जिन्हें सरपंच साहब के नाम से भी बुलाया जाता है, उनकी खूब तारीफ की। भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा गोल्स हरमनप्रीत ने ही किए और उनके परफॉर्मेंस की तारीफ
तमाम जगहों पर हो रही है। पीएम ने भी उनकी खूब तारीफ की है। आपको ब्रिटेन के सामने 10 लोगों के भरोसे लड़ना था, तब क्या इन्हें शुरू में ही डिमोरलाइज हो गएंगे? सरपंच साहब जरा बताइए। जो कोचिंग स्टाफ है हमारे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की है हमारी, और हम विजुअलाइज करते थे कि हर सिचुएशन को, क्योंकि ओलंपिक में कुछ भी हो सकता है सर। जीबी के साथ हमारा थोड़ा रहता है कि थोड़ा फाइट भी होती रहती है तो वो मेंटालिटी थी कि इनसे 150 साल से चली आ रही है। हाँ सर, वही सर, हम परंपरा निभा रहे थे। तो बिल्कुल ये सर और था कि मन में कि नहीं, हम ये मैच जीतेंगे यार। दरअसल ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ भारतीय टीम के एक प्लेयर को रेड कार्ड मिल गया था और भारतीय टीम ने 10 प्लेयर्स की मौजूदगी में ही 11 प्लेयर्स वाली ग्रेट ब्रिटेन को हराया। पीएम ने यहाँ हल्के लहजे में कहा कि 150 सालों से ये परंपरा चल रही है।